नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं इस केवाईसी सीरीज को लेके, यानी कि नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज में, जहां पर इंडियन इकोनॉमी के की टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जहां पर उस टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने का प्रयास करता हूं। और आज उसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूं, वे एंड मीन एडवांसेस, यानी कि अर्थोप्राय अग्रिम। क्या होता है ये वे एंड मीन एडवांसेस, कब इसको देश में इंट्रोड्यूस किया गया, ये वे और मीन एडवांसेस या अर्थोप्राय अग्रिम का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, क्या इसके हमारे फीचर्स हैं, इन सब पर बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम वे और मीन एडवांसेस के बारे में पढ़ें उससे पहले एक छोटी सी चीज को समझते हैं। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर्स में ये खबर आती है या न्यूज चैनल्स पे आपने सुना होगा कि भारत की सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 करोड़ रुपए उधार लिए, या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा हमारे सेंट्रल बैंक से किसी भी प्रकार का उधार लिया गया। तो वो जो उधार हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारे रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक से लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसी को हम लोग आसान भाषा या एक आम भाषा में वे एंड मीन एडवांसेस यानी कि अर्थोप्राय अग्रिम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, और जनरल डेफिनेशन तो हमने देख ली। अगर हम वे एंड मीन्स एडवांसेस की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, टेम्परेरी। यहां पर देखिएगा, मैं अगर इस टर्म को अंडरलाइन कर रहा हूं तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या है अभी हम देखेंगे। तो पहली चीज तो ये एक टेम्परेरी फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा हमारा दिया जाता है सरकारों को, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी मिसमैच को क्या कर सके, मैनेज कर सके। यानी कि आरबीआई एक प्रकार से मदद कर रहा है हमारी सरकारों की कि छोटे समय या कम समय के अंदर उनके पास अगर किसी भी प्रकार की पैसे की या फंड की कमी हो तो वो हमारे पास या सेंट्रल बैंक के पास आ जाएं, हम उनको वो पैसा दे करके उनकी वो आर्थिक तंगी या पैसे की कमी को दूर कर देंगे। तो यानी कि एक प्रकार का क्या है, टेम्परेरी, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। यानी कि सरकार के पास अगर जब भी फाइनेंशियल इश्यूज होंगे या उनके पास किसी भी प्रकार का हमारा फाइनेंशियल लिक्विडिटी का मिसमैच होगा तो वो हमेशा नहीं जा सकती, जब कोई सर्टेन कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन है, अभी हम जब फीचर्स देखेंगे तब उसको समझेंगे दोस्तों। तो ये एक प्रकार का टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अगर हम अपने देश में बात करें तो ये वे और मीन एडवांसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि 1997 में हमारी सरकार की जो भी हमारी खर्च है या सरकार के पास अगर पैसे की कमी हो रही है तो उसके इस रिसिप्ट और पेमेंट के जो मिसमैच है उसको फुलफिल करने के लिए 1997 के अंदर हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 का एक्ट है उसके सेक्शन 17 के 5वें पार्ट के अंदर इसको लाया गया था। यानी कि सेक्शन 17 का पार्ट 5 हमारा जो बात करता है आरबीआई एक्ट की 1934 का, वो क्या कहता है कि आरबीआई ऐसे किसी भी हमारा हालात में या ऐसे किसी भी वक्त जब सरकार के पास फाइनेंशियल मिसमैच हो तो उसको वो आर्थिक मदद करेगा। यानी कि आरबीआई को बाध्य कर दिया गया है, कहां पर, सेक्शन 17 के भाग 5 के अंदर। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, आइए इसके फीचर्स में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर्स है, लिमिट सेट करना, यानी कि इसकी सीमाओं को निर्धारित करता है कौन, रिजर्व बैंक। यानी कि सेंट्रल बैंक हमारा वे और मीन एडवांसेस कितना देगा सरकार को, या सरकार कितना पैसा आरबीआई से उधार ले सकती है, यह आरबीआई निर्धारित करता है सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के पैटर्न को देख के। अब आप कहोगे कि सर सरकार के पैटर्न को देख के, उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देख के ऐसा क्यों? देखिए, आपने देखा होगा जब भी हमारे आम चुनाव का वर्ष होता है तो ऐसे में हमारी केंद्र सरकार हमारी तमाम लाभकारी योजनाओं को लेकर के आती है ताकि जनता को वो लुभा सके और चुनाव जीत सके। तो ऐसे वक्त में अगर आप देखो या ऐसे साल देखो तो हमारी जो सरकार के बजट में एक्सपेंडिचर जो होता है वो बढ़ जाता है। और एक्सपेंडिचर अगर सरकार का बढ़ जाए और सरकार का रेवेन्यू अगर सरकार उसको एक्सेल नहीं कर रही, बढ़ा नहीं रही है, तो सरकार का घाटा रहेगा और सरकार को कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी इकोनॉमी से बोरो करना पड़े, एक्सटर्नली बोरो करना पड़े, नहीं तो वे और मीन एडवांस में जाए।
तो सरकार के पुराने पैटर्न्स को देखते हुए, यानी कि उनका क्या राजस्व आ रहा है या आ रहा था, या सरकार कितना खर्च कर रही थी और अब कितना कर रही है, उनके पुराने पैटर्न्स के आधार पर आरबीआई यह निर्धारित करता है कि सरकार के द्वारा जो मांगे की गई हैं हमारे वे और मीन एडवांस में वो जायज है कि नहीं। और अगर आरबीआई को लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा पैसा मांग रही है और यह पैसा कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, तो आरबीआई वहां पर लिमिट सेट कर देती है कि सरकार को हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब आप कहोगे कि सरकार का ये पैसा जो उधार ले रही है ये तो जन कल्याण के लिए है, ये हमारे लिए नुकसान क्यों है? देखिए, हमने जब इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ा होगा तो आपने तो एक चीज देखी होगी, यानी कि जब भी हमारे इकोनॉमी के अंदर या अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार की मनी सप्लाई इंक्रीज देखी जाती है, यानी कि मनी की जो सप्लाई है या हमारी मुद्रा की जो आपूर्ति है अगर वो बढ़ती है तो इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर ये आरबीआई, ये नया पैसा जो आरबीआई के पास सुरक्षित रखा हुआ था, अगर सरकार इसको उधार लेके जाएगी तो सरकार खर्च कहां करेगी? अर्थव्यवस्था में। और अर्थव्यवस्था में जब खर्च करेगी तो इससे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन होगा, और फिर आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे में आरबीआई का सरदर्द बढ़ने वाला है। तो इसीलिए आरबीआई यहां पर क्या करती है, लिमिट सेट करती है कि यहां पर हमारी मनी सप्लाई को भी कंट्रोल किया जाए और सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के पैटर्न को भी देखा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहां पर फजूल खर्ची कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो हमारा वे और मीन एडवांसेस जब सरकार उधार लेती है तो इसके लिए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका, उसको हम लोग लिंक करते हैं किससे? रेपो रेट से। और आमतौर पर जो हमारा अभी हम लोग जब वे और मीन एडवांस के टाइप्स देखेंगे तो उसमें जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स या स्पेशल प्रकार के जो वे और मीन एडवांसेस होते हैं उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है या सरकार आरबीआई को देती है वो रेपो रेट से 1% कम होता है। यानी कि रेपो रेट की दर जो भी चल रही होगी उससे 1% कम क्या होगा? सरकार ब्याज देगी हमारे वे और मीन एडवांस के रूप में जो भी पूंजी ली है उस पर आरबीआई को। क्लियर? तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसका टेन्योर यानी कि अवधि, यानी कि जब भी सरकार हमारा वे और मीन एडवांसेस से आरबीआई से उधार लेती है तो वो सरकार को 90 दिनों के भीतर लौटाना पड़ता है। यानी कि इस पूरे पैसे को सरकार को 90 दिनों में क्या करना पड़ता है? ब्याज समेत रीपे करना पड़ता है। क्लियर? और वहीं पर चौथा फीचर आता है ओवरड्राफ्ट रूल का, यानी कि ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या है, अगर किसी भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज से अधिक हो जाए, सरकार ना चुका पाए, तो उसके लिए 10 दिनों का हमारे कंसेक्यूटिव 10 दिनों का क्या है, हमारा यहां पर क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी जाती है। यानी कि सरकार को यहां पर छूट दे दी जाती है कि कोई बात नहीं, अब 10 दिनों के भीतर यह पैसा लौटा देना। तो टिपिकल जो हमारा टेन्योर है वे और मीन एडवांसेस या अर्थोप्राय अग्रिम में कितना है? 90 दिन। और ओवरड्राफ्ट रूल के अंतर्गत क्या है? 10 दिनों का यहां पर क्या है, हमारा बेनिफिट या फिर छूट दे दी जाती है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वे और मीन एडवांसेस हमारे कई प्रकार के होते हैं और इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं। एक पहला साधारण यानी कि सामान्य या साधारण यानी कि नॉर्मल वे और मीन एडवांस, और दूसरा है हमारा स्पेशल वे मीन एडवांस। अगर हम नॉर्मल वे एडवांस की बात करें, वे एंड मीन एडवांस की, तो इसकी जो फिक्स्ड लिमिट होती है वो सेट की जाती है। ठीक, यानी कि आरबीआई क्या करता है, इसकी लिमिट निर्धारित कर देता है कि सरकार इससे ज्यादा पैसा हमसे अर्थोप्राय अग्रिम के रूप में नहीं ले सकती। इसके अलावा जो बोरोइंग होती है वो इसी लिमिट के अंतर्गत होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और रेपो रेट से ये लिंक होता है। क्लियर? वहीं पर जो स्पेशल होता है इसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहते हैं। ठीक, यानी कि ये एक विशेष प्रकार का क्या है, हमारा अधिकार आरबीआई देता है सरकार को कि अपनी आर्थिक स्थिति जब गड़बड़ाए तो आप हमसे उधार ले लें। तो ये एक प्रकार की एडिशनल बोरोइंग का फीचर होता है जब हमारा नॉर्मल वे एडवांस की लिमिट खत्म हो जाए। यानी कि आरबीआई ने मान लीजिए नॉर्मल लिमिट जो लगाई है, सरकार का खर्चा उससे भी बढ़ जा रहा है, सरकार को और ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, तब स्पेशल वे मीन एडवांस का प्रयोग किया जाता है, जहां पर सरकार के पास जो भी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं
उनको क्या करना होता है, वो गिरवी रखना पड़ता है ना। सरकार के पास जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं वो उनको मॉर्गेज या गिरवी रखना पड़ता है आरबीआई के पास एज अ सिक्योरिटी, ताकि उनको हमारा क्या है, आरबीआई फाइनेंशियल हेल्प कर पाए। क्लियर? तो समझ में आया ये वे और मीन एडवांस क्या है। तो जब भी हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट 1997 ऑनवर्ड्स किया गया है आरबीआई के अधिनियम 1934 के सेक्शन 17(5) के अंदर, जहां पर सरकार को छोटी अवधि के लिए अपने फाइनेंशियल या लिक्विडिटी मिसमैच को पूरा करने के लिए हमारा रिजर्व बैंक क्या है, यहां पर पैसा उधार देता है। तो इसी को हम लोग अर्थोप्रायाग्रिम या वे एंड मीन एडवांस कहते हैं दोस्तों। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इकोनॉमी के, आप मेरे साथ 11 बजे रोज जुड़ सकते हैं हमारे स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे, जहां पे डेली बेसिस पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। आप निर्वेश सर के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पर, ताकि आपको मेरे क्लासेस के लिंक एंड पीडीएफ एवरीथिंग यहां पर मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन को, अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, आप हमारे स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। और इस वक्त हमारे सभी कोर्सेज पे एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको सभी कोर्सेज में हमारे मैक्सिमम डिस्काउंट 20% तक आपको मेरे इस कोड से NIR लाइव से मिल जाएगा। तो आज ही हमारे स्टडी आईक्यू के कोर्सेज में एनरोल हो और इस कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कीजिए। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।